brought to you by Himalaya Pure Herbs. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। हम सब ने बचपन में जनसंख्या पर निबंध लिखे कि कैसे बढ़ती जनसंख्या ने देश के संसाधनों पर इतना दबाव बना दिया कि तरक्की नहीं हो पाई। हमने कहा कि किसी को उसका हक नहीं मिल पाता क्योंकि भीड़ इतनी है। इसी तर्क पर ऐसे कानूनों के लिए आधार तैयार किया गया कि 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सरकारी योजनाओं में पहले की तरह लाभ नहीं मिलेगा। फिर एक डर ये भी दिखाया जाता है कि इस देश में मुसलमानों की आबादी इस तेजी से बढ़ रही है कि जनसंख्या का अनुपात ही गड़बड़ा जाएगा। इन सारी बातों पर सवालिया निशान लगातार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 24 नवंबर को हमारे सामने आया। इसकी शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में आबादी बढ़ने की रफ्तार थम गई है। तो क्या अब हमें परिवार नियोजन की ज़रूरत नहीं रह गई या फिर उस आक्रामकता पर दोबारा विचार करने की बारी आ गई है जो नियोजन के नाम पर दिखाई जाती है? जनसंख्या विस्फोट और कथित डेमोग्राफिक चेंज का भय दिखाकर इन सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले पत्रिका लगन की नहीं, मिलने की। हमें मिलना है आपसे आगरा में। कब और कहां, सुनिए। अगर कंपटीशन की करते हैं तैयारी या सवालों और जवाबों से है यारी, तो अब है ज्ञान बघारने की बारी, क्योंकि आगरा में जम रहा है लल्लन टॉप अड्डा। देश, दुनिया और राजनीति में दिलचस्पी है तो लल्लन टॉप क्विज वाला चैलेंज लेकर दिखाइए। जीतने पर मौके पर मिलेंगे आकर्षक इनाम और साथ ही लल्लन टॉप का फुल सम्मान। तारीख 28 नवंबर, वक्त शाम 5 बजे, जगह आगरा कॉलेज ग्राउंड, राजा मंडी। और हाँ, स्वेटर पहन के आना क्योंकि ठंड शुरू हो गई है। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले दिन का वीडियो। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। भारत के उज्जवल भविष्य की एक जिम्मेवारी है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि तय समय के भीतर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री ने बात तो बड़े कायदे की इंफ्रास्ट्रक्चर को राष्ट्र नीति का ही विषय होना चाहिए और उन्हें अटकना या लटकना भी नहीं चाहिए। काम भी तय समय के भीतर पूरा होना चाहिए। हम चाहते हैं देश की सभी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी की इस बात से प्रेरणा लें और चुनाव से ऐन पहले दनादन प्रोजेक्ट्स की घोषणाओं पर रोक लगे। बड़ी योजनाओं पर तभी काम शुरू हो जब सरकार बनती है, ना कि तब जब सरकार को चुनाव में जाना हो। ये बात इंफ्रा और नीति दोनों पर लागू होती है। तभी सही मायने में विकास हो पाएगा और ये मालूम भी पड़ेगा कि काम करवाया किसने। वरना हमारे यहाँ नक्शा एक सरकार बनाती है, भूमि पूजन दूसरी करती है, शिलान्यास तीसरा, फंड चौथा देती है, 5वीं उसे बनवाती है और 6वीं फीता काटती है। आपको हो सकता है अतिशयोक्ति लग रही हो, लेकिन देश में आजकल बहुत सारे बयान अतिशयोक्ति के ही आधार पर दिए जा रहे हैं। ये उसके मुकाबले फिर भी रियल ज़्यादा लगेगा। एक ही योजना का कई लोग दोहन करते हैं, इस बात का मूल्यांकन किए बिना कि जितना बताया गया उसमें से असल फ़ायदा पहुंचा कितना और किसे। चुनावी माहौल में ऐसी किताबी बातों का कितना ही मोल हो सकता है, हम और आप खूब जानते हैं। इसलिए सुनिए कि योगी आदित्यनाथ एक हवाई अड्डे के शिलान्यास पर जिन्ना के अनुयायियों का जिक्र किस तरह ले आए। आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। खैर, चुनाव से पहले नेता ये सब नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। इसलिए बिना लोड लिए अब इस मुद्दे पर आते हैं कि जब भी जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा, फिलहाल फर्स्ट फेज की डेडलाइन 2024 की रखी गई है, तो उससे यूपी और देश को क्या फायदा होगा। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर का दूसरा एयरपोर्ट होगा। 12,000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन पर इसे 4 चरणों में पूरा किया जाएगा और दावा है कि पहला चरण लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा। पूरा बनने पर यह एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा। इस एयरपोर्ट के बनने से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दबाव कम होगा। खासतौर पर पश्चिमी यूपी के लोगों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पकड़ने में सहूलियत होगी।
स्विट्जरलैंड की कंपनी है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल, उसने नोएडा एयरपोर्ट बनाने का ठेका लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक ये एयरपोर्ट एक लॉजिस्टिक्स हब भी बनेगा। जेवर से 40 किलोमीटर दूर दादरी में पहले से ही लॉजिस्टिक हब पर काम चल रहा है, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ा है। लॉजिस्टिक्स से मतलब है माल ढुलाई। सरकार चाहती है कि जेवर एयरपोर्ट हवा के रास्ते माल ढुलाई में अव्वल रहे। यात्री भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले चरण में हर साल 1 करोड़ 20 लाख लोगों के आने जाने का अनुमान है। राज्य सरकार यह भी दावा कर रही है कि जेवर एयरपोर्ट आसपास के इलाकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। रोजगार को लेकर भी दावे हैं 1 लाख से 7 लाख नौकरियों के बीच के। किस तरह के रोजगार मिलेंगे इसका ब्रेकअप नहीं बताया गया। और क्या खास एयरपोर्ट में आपको पता चलेगा। लल्लन टॉप की खबरों और वीडियोस में लिंक के साथ हम आपको आज के बुलेटिन के साथ बहुत सारी चीज़ें नत्थी करके दे रहे हैं, विस्तार से इस पर बात करने, सुनने और समझने के लिए। पर एक बात तय है, उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट के बनने से उत्तर प्रदेश जो एक नया इन्वेस्टमेंट सेंटर बनने की कोशिश कर रहा है, उन योजनाओं को बल बिला शक जरूर मिलेगा। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी आज बनाई भारतीय नौसेना ने। आज चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हो गई। मुंबई में भारतीय नौसेना के डॉक पर एक समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में ये पनडुब्बी आधिकारिक रूप से कमीशन की गई और इसे नाम दिया गया INS वेला। पनडुब्बी के कमीशन होने का मतलब इसके सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। चालक दल के सभी नौसैनिक इस पर तैनात हो गए हैं। अब नौसेना इसे कभी भी गश्त पर भेज सकती है। INS वेला एक अटैक सबमरीन है, माने इसका काम है छिपकर दुश्मन पर हमला करना। छिपकर इसलिए क्योंकि ये एक पनडुब्बी है, समंदर में ओझल रहना इसकी तासीर है। क्योंकि इसमें ईंधन के तौर पर डीजल पड़ता है तो हम इसे कहते हैं कन्वेंशनल सबमरीन, सादी भाषा में पारंपरिक तकनीक वाली पनडुब्बी। डीजल जनरेटर चलाकर बैटरी चार्ज की जाती है और फिर बैटरी की ऊर्जा के भरोसे पनडुब्बी पानी में गोता लगा देती है, जैसे व्हेल मछली करती है। लेकिन व्हेल को थोड़ी देर में सतह पर आकर सांस लेनी पड़ती है। INS वेला के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये एक बार में कुछ दिन पानी में गोता लगाए रह सकती है। कितनी, ये हमसे नहीं पूछिए, राज की बात है। इतना जान लीजिए कि एक बार पूरी तैयारी से मिशन पर निकले तो 50-50 दिन तक समंदर में घूमकर पहरा दे सकते हैं। दुश्मन नजर आए तो उसे डुबो सकते हैं। इसके लिए पनडुब्बी के पास टॉर्पीडो यानी समंदर के अंदर चलने वाली मिसाइल और बारूदी सुरंगें सब हैं। ये तो पनडुब्बी की बात हो गई, लेकिन पानी के अंदर से किसी जहाज पर हवा में चलने वाली मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसलिए कितना भी बड़का जंगी जहाज हो, वेला जैसी पनडुब्बियों से 30 हाथ दूर रहने में ही भलाई समझता है। और क्या खूबी है हमारी INS वेला में, सुनिए पनडुब्बी के पहले कमान अधिकारी से। आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट में जितने भी हमारे एडवांसमेंट्स हैं, जैसे कि हमारी इंडिजिनस बैटरीज लगी हैं, एडवांस कम्युनिकेशन सूट है और बेटर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इन सब के साथ वी हैव मेड ए गुड प्रोग्रेस। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मसगांव डॉक्स लिमिटेड द्वारा 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, जिन्हें डिज़ाइन किया है फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप और स्पेनिश कंपनी नावांशिया ने। इस डिज़ाइन की पनडुब्बियों को स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी कहा जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि भारत को चौथी स्कॉर्पियन मिल गई। भारत में हम इन्हें कलवरी क्लास की पनडुब्बियां भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी पहली पनडुब्बी थी INS कलवरी, तो वो नाम चल गया कलवरी क्लास। अब तक भारतीय नौसेना को 4 स्कॉर्पियन मिली हैं, आने वाले 2 साल में 2 और मिलेंगी। दर्शक जानते हैं नौसेना में पुराने जहाज़ों की याद को जीवित रखा जाता है, तो आज की INS वेला को भी उसका नाम पुरानी INS वेला से मिला। ये 1973 में नौसेना में शामिल हुई थी और अब सेवानिवृत्त हो चुकी है। INS वेला का नौसेना में शामिल होना अच्छी खबर है, लेकिन ये फैक्ट है कि भारतीय नौसेना पनडुब्बियों की भारी कमी से भी जूझ रही है। कारगिल की लड़ाई से पहले जिस 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान की बात हुई थी, वो अब भी पूरी तरह साकार नहीं हो पाया। 20 साल हो चुके हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार पनडुब्बियों के आने वाले कार्यक्रमों को फुर्ती से मंजूरी दे और काम शुरू करवाए। दूसरी सुर्खी का संबंध राजनीतिक उठापटक से है। भाजपा के नेता गाहे बगाहे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहते हैं। अब भाजपा को इस कवायद में तृणमूल कांग्रेस से साथ मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में मिली जीत के बाद से लगातार टीम एक्सपेंड कर रही है और इसके लिए कर रही धड़ाधड़ हायरिंग। 24 नवंबर की शाम को खबर आई कि मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक तृणमूल में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए संख्या बल के नुकसान से ज़्यादा बड़ा झटका यह है कि इन 12 विधायकों में मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल हैं। वो भी तब जब कुछ ही दिन पहले संगमा दिल्ली आकर
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिले थे। मेघालय में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। सबसे बड़ी जीत मिली थी कांग्रेस को, जिसके 21 कैंडिडेट विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 60 सीटों वाली विधानसभा में नंबर गेम जीता 19 विधायकों वाली कोनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी ने। ये कैसे हुआ? जवाब है भाजपा के सहयोग से हुआ मैनेजमेंट। आज मेघालय में एनडीए के पूर्वोत्तर संस्करण नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बन गई। इस साल की डेवलपमेंट की बात करें तो इस साल कांग्रेस की मेघालय इकाई का अध्यक्ष बनाया गया विंसेंट पाला को। इसके बाद से मुकुल संगमा खफा थे और खफा होने के बाद खुशी तलाशते हुए तृणमूल चले गए। इस मौके पर ये रहा उनका बयान। With utmost sense of humility, but complete sense of responsibility and commitment towards fulfilling our responsibility in serving the people, serving the state, and serving the nation, we have taken a conscious decision to march with one of the political parties, which all of you know, the All India Trinamool Congress. Now this is the culmination of our exhaustive due diligence, analysis, and trying to understand as to how best we can respond to our call of duty towards our people and our state and our nation as a whole. कांग्रेस के लिए ये सब हैरान परेशान करने वाला है क्या? पार्टी ने हाथ पांव मारे और पार्टी में टूट कुटालने के सभी रास्ते शुरुआत से ही जैसे बंद हो तो अब लकीर पीट रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी कि दम हो तो पहले प्रत्याशियों को अपने सिंबल पर जिता कर दिखाएं। दर्शक जानते ही हैं कि ममता बनर्जी 3 दिनों के लिए दिल्ली भी आई थी। टीएमसी का जिक्र हो रहा, हमने सोचा इनका भी बता दें। इस दौरान कीर्ति आज़ाद और पवन वर्मा समेत कई नेताओं ने तृणमूल ज्वाइन की। ममता ने एक मुलाकात भाजपा नेता, चर्चित भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से भी की। पत्रकारों ने पूछा क्या स्वामी भी तृणमूल जाएंगे, तो उन्होंने इनकार किया। हालांकि तारीफ भरा एक ट्वीट जरूर किया ममता के बारे में। ममता अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री से भी मिली थी, इसीलिए आज अखबारों में तस्वीरें छपी। अमूमन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिलते हैं तो अंदर के पन्ने में तस्वीर आ जाए तो आ जाए, पर जब ममता और मोदी मिलते हैं तो सब नोटिस करते हैं। नोटिस ये भी किया गया कि ममता इस दफ़ा सोनिया गांधी या अरविंद केजरीवाल से नहीं मिली। नोटिस करने वाले ये भी नोटिस कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर की रणनीति ममता बनर्जी को आगे रखकर किस तरह से कांग्रेस को ध्वस्त कर टीएमसी को बीजेपी के मुकाबले देश का मुख्य विपक्षी दल बनाने की तैयारी, सब चीज़ें नोटिस हो रही हैं। तीसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। इसका संबंध है पद्मश्री कंगना रनौत से, पद्मश्री और नेशनल अवार्ड विनर कंगना रनौत से। उन्हें दिल्ली विधानसभा की कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी ने तलब किया है। इसके अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा। दर्शक जानते हैं कि विधानसभा या संसद के सदनों की कमेटियां जरूरत पड़ने पर किसी अधिकारी या नागरिक को तलब कर सकती हैं। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को नियत वक्त पर कमेटी के सामने हाजिर होना पड़ता है। और यहाँ होमवर्क किया था लेकिन चूहा कॉपी खा गया टाइप बहाने नहीं चलते। ना आने के ठोस कारण होने चाहिए या फिर अदालत का आदेश। चूंकि अदालत जाने पर मामला न्यायपालिका बनाम विधायिका का भी होने लगता है, तो अदालतें ऐसे संबंध में दखल देने के लिए आसानी से राजी भी नहीं होती। कंगना को 6 दिसंबर की तारीख दी गई है। वजह क्या है? सिख समुदाय पर उनकी कथित टिप्पणी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चला आंदोलन हमेशा कंगना के निशाने पर रहा। वैसे उनके निशाने पर इतिहास, ऐतिहासिक महापुरुष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बहरहाल जिसने आंदोलन का समर्थन किया उससे कंगना की बहस होती रही। कई मौके पर ऐसे भी वक्तव्य आए जहां भाषा की मर्यादा का पालन नहीं हुआ। इल्ज़ाम है कि कंगना ने पूरे सिख समुदाय को सोशल मीडिया पर खुलेआम खालिस्तानी आतंकवादी कह दिया और इसी सिलसिले में अब ये समन है। चौथी सुर्खी, इसका ताल्लुक है एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक से और उनकी एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के साथ चल रही अदावत से। नवाब मलिक ने आज फिर एक ट्वीट दावा किया कि समीर वानखेड़े की मां के मृत्यु सर्टिफिकेट पर उनका धर्म हिंदू दर्ज है, लेकिन अंतिम संस्कार के दस्तावेजों में धर्म मुस्लिम लिखा है। इस ट्वीट से मलिक ने अपना पुराना आरोप दोहराया कि समीर वानखेड़े का धर्म कुछ और है और सरकारी योजनाओं में आरक्षण का फायदा लेने के लिए धर्म कुछ और बताया। वैसे अब समीर वानखेड़े कुछ दिन नवाब के ट्वीट से बचे रहेंगे। समीर वानखेड़े के पिता की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वानखेड़े के पिता ने मांग की कि नवाब मलिक को वानखेड़े परिवार के खिलाफ बयान देने से रोका जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने ऐसी रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके बाद ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ में, मतलब जहां एक से ज़्यादा जज हों, इस फैसले को चुनौती दी।
आज जब अदालत ने कहा कि वो नवाब मलिक के खिलाफ आदेश दे सकती है, तब नवाब मलिक के वकीलों ने दावा किया कि उनके मौक्किल यानी नवाब मलिक 9 दिसंबर तक वानखेड़े के खिलाफ नया बयान नहीं देंगे। वैसे मुंबई की बात चल रही है तो चलते चलते ये भी जान लीजिए कि पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर आज आखिरकार एजेंसियों के सामने पेश हो गए। पिछले कई दिनों से लापता थे, वैसे ही लापता जिनके लिए अदालती आदेश के बाद भगोड़ा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी सुर्खी, इसका ताल्लुक है त्रिपुरा में अगरतला सहित 20 नगरीय निकायों के चुनाव से। आज वोटिंग हुई। दर्शक जानते हैं कि चुनाव से पहले सूबे में सत्तारूढ़ भाजपा और सत्ता की आकांक्षी तृणमूल कांग्रेस के बीच जमकर खींचतान, विवाद और हिंसा भी हुई। कहीं किसी को पर्चा नहीं भरने दिया गया तो कहीं कोई वोटिंग के दिन ही मोर्चा निकालने में लग गया। दर्शक ये भी जानते हैं कि इस तरह के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का पलड़ा किस तरह से भारी रहता है, राज्य कोई भी हो। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आदेश दिया कि त्रिपुरा में बिना देरी किए अतिरिक्त केंद्रीय बल तैनात किए जाएं। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए बड़ी समस्या, शायद ही किसी को इस बात पर शक हो। दशकों से हमारे देश में सरकारें फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम चला रही, बाकी नेता लोग भी बयान के चलते प्रोग्राम चला रहे हैं। मोटा माटी सरकार की प्लानिंग क्या है? छोटे परिवार के फायदे वाले जागरूकता के अभियान। लेकिन बीच बीच में कड़ाई से भी पेश आई हैं सरकारें। इमरजेंसी के दौर में जबरन नसबंदी की बात सबको पता है, लेकिन अब जाकर जनसंख्या वृद्धि वाली डिबेट नए दौर में पहुंच गई है। किसी ने कहा देखिए एक समुदाय के लोग 40-40 बच्चे पैदा करते हैं। किसी ने कहा ऐसे ही आबादी बढ़ती रही तो मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे। कुछ पुराने बयान हैं, ताज़ा कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए एक समुदाय ऐसा, एक समाज ऐसा है, कम्युनिटी ऐसी है, मुस्लिम कम्युनिटी, जो उसमें अधिकांश लोग जो विदेशी मानसिकता के हैं, उनका मिशन जनसंख्या बढ़ाना केवल और केवल भारत के प्रजातंत्र पर कब्जा करना है। कुल आबादी में हिंदुओं का जो हिस्सेदारी है वह 0.7% घटा है, सिखों का घटा है, जैनियों का घटा है, बौद्धों का घटा है, लेकिन मुसलमानों को 0.8% बढ़ा है। हिंदू बढ़ रहा है 16%, मुस्लिम बढ़ रहा है 24% से ऊपर। तो इस तरह की बयानबाजी में एक समुदाय को अपराधी की तरह पेश किया जाता है, साबित किया जाता है कि आबादी बस उनकी बढ़ रही। फिर सुझाव आते हैं कि 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करने वालों को मतदान वाला अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कोई कहता सरकारी योजनाओं का लाभ न दो, कोई कहता नौकरी न दो। यूपी और असम की सरकारें भी जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत पर खूब हल्ला मचा रही हैं। हम जानते हैं जनसंख्या वाली इन चिंताओं में राजनीतिक निहितार्थ भी छिपे होते हैं, लेकिन इस राजनीति के फेर में आप ना फंसें, इसलिए सत्य जानिए। आज जब ये पूरा शो आप देखेंगे तो कई भ्रम टूटेंगे, जैसे कि क्या देश में अब भी जनसंख्या वृद्धि की दिक्कत है? क्या जनसंख्या वृद्धि के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, वही ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं? क्या मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ रही कि एक दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे? या इसके उलट जो हमारा मानना है कि इस देश में जो गरीब तबका है, जो कम जागरूक तबका है, जिसके पास सुविधाएं नहीं हैं, वो जनसंख्या वृद्धि में ज़्यादा लिप्त है, और जो पढ़ा लिखा जागरूक तबका है, किसी भी धर्म या जाति का हो, वो ज़्यादा सचेष्ट है, और इसके बीच का फासला भी लगातार घट रहा है। इन सब पर आज विस्तार से बात होगी। एक सवाल ये भी है जिसका जवाब मिलेगा, क्या देश में आबादी का बढ़ना या उसमें समुदायों का अनुपात बदलना अब भी समस्या है? और ये भी कि क्या ये समस्या इतनी गंभीर है कि देश के किसी भी राज्य में नीति निर्धारकों को इस पर सख्त कानून लाने की ज़रूरत पड़े? आज हम सरकार के दिए आंकड़ों पर ही बात करेंगे, लेकिन उससे राजनीतिक बयानों से इतर आबादी को लेकर कुछ वाजिब चिंताएं और आंकड़े भी हैं। अनुमान है कि 2027 तक हम नंबर 1 हो जाएंगे आबादी के मामले में, चीन को पछाड़ देंगे। आज़ादी के बाद हमने आबादी में 1 अरब का इजाफा किया, तब 36 करोड़ थे, अब आधिकारिक रूप से 136 करोड़ के करीब हैं। ये अनुमान है, 2021 की जनगणना भी हुई नहीं है। पिछली जनगणना हुई थी 2011 में। उसके हिसाब से भारत में हर साल 2 करोड़ 40 लाख लोग पैदा होते हैं, 88 लाख लोगों की मृत्यु होती है, और इस गणित से हर साल आबादी में 1.5 करोड़ का इजाफा होता है। तो एक तो संसाधनों के हिसाब से हमारी आबादी पहले से ज़्यादा, इसमें भी इजाफा हो रहा है। दुनिया की कुल ज़मीन का हमारे यहाँ है 2.4%, और उस 2.4% ज़मीन पर दुनिया की 18% आबादी रहती है। तो इस डेटा के आसपास जनसंख्या नियंत्रण का पूरा तर्क गढ़ा जाता है। पर क्या देश में अब भी उतने बच्चे पैदा हो रहे हैं कि हम किसी के सरकारी राशन या वोट छीनने के अधिकार की बात करें, कानून लाएं? इन सारी बातों पर भ्रम दूर होते दिख रहे हैं केंद्र सरकार के नए सर्वे से। ये सर्वे क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हर 5 साल में एक सर्वे करवाता है। इसको बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे,
हिंदी में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इसमें आबादी, स्वास्थ्य और पोषण पर देश भर में सर्वे किया जाता है। फिर अलग अलग कैटेगरी में सर्वे के आंकड़े जारी किए जाते हैं। पूरे देश के ओवरऑल आंकड़े इसमें होते हैं। इसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अलग अलग डेटा होता है। कुछ ज़रूरी इंडिकेटर्स के मामले में ज़िले के स्तर का भी डेटा होता है। ये सर्वे 1992 में शुरू हुआ था, हर 5 साल में। इसके 5वें संस्करण की रिपोर्ट कल जारी हुई, फेज 2 तक की। ये सर्वे 2019 से 2021 के बीच हुआ था, 2 चरणों में। इसमें देश के 707 जिलों से 6,50,000 परिवारों से जानकारी इकट्ठा की गई। मुंबई का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन भारत सरकार के लिए सर्वे करवाता है, यानी नोडल एजेंसी की भूमिका में होता है। आगे बात हो इससे पहले आप ये बात समझ लें कि ये एक सर्वे है, यानी एक अनुमान है जो अमूमन सटीक रहता है, पर इसके नतीजे 100% सही हों ये ज़रूरी नहीं है। पर चूंकि सर्वे सरकार का है, बड़ी नीतियाँ इसके आधार पर बनती हैं, इसलिए हम सरकार की नीतियों की दशा और दिशा और इसके इर्द गिर्द बनने वाले तर्क और जो हमारे हिस्से के सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। अब सर्वे खोलते हैं। डेटा कहता है कि देश में प्रजनन दर घटी है। अगर ऐसा ही रहा तो अब आगे आबादी बढ़ने के बजाय घटना शुरू होगी, यानी जितनी आबादी अभी है उससे क्रमशः कम होनी शुरू होगी। जनसंख्या वृद्धि का पैमाना होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, इसे TFR कहते हैं। अंग्रेजी के शब्द एब्रीविएशन, उसका संक्षिप्त रूप TFR, हिंदी में प्रजनन दर। क्या होता है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन माने तो औसतन एक महिला अपने प्रजनन काल में कितने बच्चों को जन्म देगी, इसका अनुमान निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? 15 साल से 49 साल की उम्र को 5-5 साल के 7 आयु वर्गों में बांटा जाता है। जैसे 15 से 19 एक कैटेगरी, फिर 20 से 24 दूसरी कैटेगरी। ऐसे ग्रुप में बांटकर महिलाओं और उनके बच्चों की संख्या काउंट की जाती है। फिर औसत निकालकर प्रजनन दर या फर्टिलिटी रेट तय होता है। प्रजनन दर से मालूम चलता है कि आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है। आंकड़े कह रहे हैं कि अब जो प्रजनन दर है वो घटकर 2 रह गई है, मतलब एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है। शहरी इलाकों में तो ये प्रजनन दर 2 से भी कम है, 1.6। ग्रामीण इलाकों में है 2.1। अब ये 2 प्रजनन दर का मतलब क्या है? ये वास्तविक रूप में हम 2 हमारे 2 है। माँ बाप से औसतन 2 बच्चे, जिसका नारा हमारे देश में दशकों से दिया जा रहा है। इतने बरस तक नारा था, अब जाकर हमने ये लक्ष्य हासिल किया है। अगर एक दंपत्ति से औसतन 2 बच्चे पैदा होते हैं तो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर 0 हो जाएगी, मतलब जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी। जब ये 2 से नीचे आएगा तब जनसंख्या घटनी शुरू होगी। संयुक्त राष्ट्र के पॉपुलेशन डिवीजन का मानना है कि 2.1% की अगर प्रजनन दर है तो इसे बिलो रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक और टर्म कि उस देश में जितने लोग मर रहे हैं उतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे। भारत बिलो रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच गया है। माने अब भारत की आबादी जितनी अब तक है, जो हमें पॉपुलेशन सेंसस के बाद पता चलेगी, वो अब उससे आगे बढ़ने के बजाय क्रमशः कम होगी। पर ऐसा नहीं कि अगले साल से ही कम होना शुरू हो जाएगी। जानकार कह रहे हैं कि इसमें 30 से 40 साल लग सकते हैं। तो क्या इसका मतलब हम दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के तमगे से बच जाएंगे भविष्य में? चीन ही हमारे आगे रहेगा? नहीं, चीन की मौजूदा प्रजनन दर है 1.6। वहां तो अब सरकार खुद कह रही है कि भाई बच्चे पैदा करो। पहले अनुमान था कि 2027 के आसपास हम चीन को पछाड़ देंगे, अब लग रहा है कि इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है। तो इस नए डेटा के बाद वो संगठन क्या कह रहे हैं जो जनसंख्या वृद्धि पर कानून बनाने की मांग कर रहे थे? सुनिए। कि ये जो NHFS सर्वे है, ये एक सैंपल सर्वे है। एक्चुअल डेटा, एक्चुअल फिगर जो आपके सामने आती है वो हमेशा सेंसस के द्वारा आती है। लास्ट सेंसस हमारा हुआ था 2011 में। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे देश में लगभग 34 करोड़ मैरिड वुमेन थी, जो विवाहित महिलाएं थी। उनमें से 18 करोड़ समथिंग ऐसी महिलाएं थी जिनके 2 या उनसे कम बच्चे थे, और करीबन 15.25 करोड़, 15 करोड़ 75 लाख के करीब ऐसी महिलाएं थी जिनके 3 या उनसे ज्यादा बच्चे थे। तो अब जो एक्चुअल फिगर हमारे सामने आएगी फर्टिलिटी रेट की, वो आएगी 2021 के सेंसस के हिसाब से। वो सेंसस की रिपोर्ट 2022 में जाके आएगी। इसके लिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं कि हमारे देश की जो यंग पॉपुलेशन है, जो रिप्रोडक्टिव एज में पॉपुलेशन है, या जो आगे चल के रिप्रोडक्टिव एज में आनी है, तो वो करीबन 90 करोड़ के आसपास है।
तो वो 90 करोड़ पॉपुलेशन का मतलब है करीबन 45 करोड़ कपल्स, 45 करोड़ जोड़े, जो कि भविष्य में नए बच्चों को जन्म देंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर जैसे हमारा फर्टिलिटी रेट 2 आ गया है नए सर्वे के हिसाब से, अगर वो 45 करोड़ जो जोड़े हैं वो सिर्फ 2 ही बच्चों को जन्म देते हैं, तो अगले 35 वर्षों में लगभग 90 करोड़ बच्चों का जन्म अवश्य होगा। हमारे देश का जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, उसके हिसाब से प्रति वर्ष हमारे देश में लगभग 88 लाख 90 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो अगले 35 वर्षों में 90 करोड़ बच्चों का जन्म होगा, लगभग 35 करोड़ लोगों की मृत्यु होगी। तो उसके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी होनी है, इसका आप स्वतः ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी रिप्रोडक्टिव एज में पॉपुलेशन ज्यादा है। भले ही वो 2 ही बच्चों को जन्म दें, लेकिन 2011 के सेंसस का जो मैंने आंकड़ा आपको दिया, उसके हिसाब से देखेंगे तो वो फर्टिलिटी रेट 2 आने का है ओवरऑल फर्टिलिटी रेट। कुछ लोग जो 2 से कम बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ लोग जो 3 से ज्यादा को जन्म देते हैं, उसका एवरेज मिला के 2 आ जाए। लेकिन अगर वो 2 भी रहता है तब भी हमारी वो पॉपुलेशन मोमेंटम के कारण, रिप्रोडक्टिव एज में अधिक जनसंख्या होने के कारण हमारी जनसंख्या बढ़नी निश्चित है। दूसरी चीज, 11 मई 2000 को हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ हुई। 2001 के सेंसस के हिसाब से 102 करोड़ बताई गई। अगर हम तब से लेकर और अब तक 40 वर्ष बीत चुके हैं, लगभग 140 करोड़ हमारे देश की वर्तमान पॉपुलेशन है, जो कि विभिन्न सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बताई जाती है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट आया है, वो एनुअल ग्रोथ रेट हमारा आया है 2 करोड़ पर एनम। तो क्योंकि हमारी लगभग 40 करोड़ जनसंख्या 20 वर्षों में बढ़ी है, तो 2 करोड़ पर एनम हमारी जनसंख्या की वृद्धि हुई है। लेकिन वहीं अगर हम देखें जन्म दर और मृत्यु दर के हिसाब से, वर्तमान जन्म दर और मृत्यु दर के हिसाब से, तो वर्तमान जन्म दर के हिसाब से हमारे देश में 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है हर साल, और हमारे देश में हर साल 88-90 लाख लोगों की मृत्यु होती है। इसका मतलब एनुअल पॉपुलेशन इंक्रीज आज के आंकड़ों के हिसाब से 1 करोड़ 60 लाख होना चाहिए, और जो कि 2000, 2001, 2, 3 से 10 तक, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बेस कम था, तो वो और कम होगा। लेकिन हमारा एक्चुअल में एनुअल इंक्रीज कितना हुआ? वो 2 करोड़ पर एनम हुआ। हमारे देश में सबसे अधिक आवश्यकता है एक जेन्युइन सेंसस होने का, जिससे हमें हमारे देश की वास्तविक जनसंख्या का आकलन हो सके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं। इस बार पहली बार डिजिटल सेंसस हो रहा है, जिससे एक्चुअल फिगर सबके सामने आ सके। दूसरी चीज, अभी इसी बार के लेटेस्ट पार्लियामेंट सेशन में जो हमारा एक बिल लेकर भारत सरकार आ रही है, जिसमें जन्म और मृत्यु पंजीकरण, जो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, अभी तक का प्रोसेस ये है कि ग्राम पंचायतें या स्थानीय निकाय, जो नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत होती हैं, वहां से बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट इशू होते हैं। उन सारे 1 साल में कितने इशू हुए, उनका सारा का कंपाइलेशन होता है, वो स्टेट के पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट के पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे जाता है, स्टेट से सेंटर के पास डेटा आता है, और वो डेटा बिल्कुल सही नहीं होता। इसीलिए नए बिल में ये प्रावधान किया गया है कि उस सारे बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स इशू करने को हम सेंट्रलाइज करें, जिससे डेटा सेंट्रलाइज्ड हो, सिंक्रोनाइज्ड हो, और भविष्य में किसी सेंसस की जरूरत ना पड़े, और हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है उसका एक्चुअल डेटा, रियल टाइम डेटा हमारे पास उपलब्ध रहे। अब आते हैं सवाल पर कि हमने आबादी की दर कितनी घटाई।
2016 वाले सर्वे के मुताबिक देश में प्रजनन दर 2.2 थी। थोड़ा और पीछे जाएं, साल 2000 में ये प्रजनन दर थी 3.2। मतलब चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं। जनसंख्या वैसी समस्या नहीं कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कोई नीतिगत फैसला लिया जाए या किसी तरह की सख्ती लागू की जाए, पर सख्ती वाली बातें हो तो रही हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर बिल का ड्राफ्ट भी बन गया। तो यूपी की ही बात कर लेते हैं कि वहां समस्या कितनी बड़ी है। 2015-16 में यूपी में प्रजनन दर थी 2.7 और इस बार के सर्वे में यूपी में फर्टिलिटी रेट है 2.4। यानी अब भी राष्ट्रीय औसत से उत्तर प्रदेश में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर यह घट भी रहा है, बढ़ोतरी का ग्राफ नीचे जा रहा है। इसलिए सवाल उठता है कि जब आबादी घट रही है तो किसी कानून या सख्तियों के बजाय, जनता को आतंकित करने के बजाय जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर जोर क्यों न दिया जाए। अपनी जनसंख्या नीति में योगी सरकार ने अगले 10 साल में प्रजनन दर घटाकर 1.9 करने का लक्ष्य रखा है। जो पिछले 5 साल में प्रजनन दर घटा है, अगर इसी रेट से चलें तो योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कुछ ना करें, बस इस रेट को मेंटेन रखें, तो भी प्रजनन दर घटकर 1.9 तक आ सकती है, जो उन्होंने लक्ष्य रखा है। अब यह सवाल कि क्या मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर खूब चलता है। इस परसेप्शन पर भी आंकड़ों से ही बात करते हैं। इस बार हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं, पर धार्मिक आधार पर नहीं है, पर पुराने आंकड़े तो हैं। और ये क्या बताते हैं, जान लीजिए, मौका है आज। जब साल 1992 में पहली बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने आंकड़े जुटाए, तब मुस्लिमों में प्रजनन दर थी 4.4। 2015 के सर्वे में यह घट के रह गई थी 2.6। मतलब तब हर 10 मुस्लिम महिलाएं 44 बच्चे पैदा करती थी 1992 में, और 2015 आते आते हर 10 मुस्लिम महिलाएं 26 बच्चे औसतन पैदा करती थी। इसको हमने दशमलव हटाने के लिए आपको संख्या दे दी। हिंदुओं की बात करते हैं। अगर 1992 में 10 महिलाएं 33 बच्चे पैदा करती थी तो 2015 में 21 बच्चे पैदा करने लगी। हिंदुओं में 10 महिलाओं पर औसत है 21 बच्चे का, मुसलमानों में 10 महिलाओं पर औसत है 26 का। ये 2015 का आंकड़ा है। अब 10 महिलाओं से औसतन 20 बच्चे होते हैं, जो ये फैमिली हेल्थ सर्वे है। मतलब ये कि मुस्लिमों की प्रजनन दर अब भी हिंदुओं से ज़्यादा है, पर यह घट भी उतनी ही तेज़ी से रही। अगर परसेंटेज की बात करें, पिछले 3 दशक में यह साफ दिखा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ के निदेशक के.एस. जेम्स लिखते हैं कि 1992-93 से 2015-16 के बीच भारत में प्रजनन दर में सबसे ज़्यादा गिरावट आई। और किस में सबसे ज़्यादा गिरावट आई इस प्रजनन दर में? मुस्लिमों में। हिंदू, सिख और ईसाई, इन सबसे ज़्यादा गिरावट। मतलब उन पर आबादी बढ़ाने के इल्ज़ाम सही नहीं है, वहाँ भी आबादी घटाने पर जोर है, और ये आंकड़ों में दिख रहा है। तो हमने आपको अलग अलग डेटा समझाया। अब विद्वानों की राय कि प्रजनन दर क्यों घट रही है, वजह क्या है और आगे का रोड मैप क्या है। इस डेटा से पूरा साफ है कि कोई भी सख्त कानून हमारे देश में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो आबादी है और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है, वो लगातार घटती आ रही है बिना किसी कानून के। जैसे कि 2 से अभी 2.2 से अभी 2 हो गया है। हमारे बंगाल में वो 1.6 के आसपास हो गया है। आप गुजरात का, सॉरी, आसाम का आप बात कर रहे थे। आसाम अभी जो फर्टिलिटी रेट है वो आपका 2 से कम हो गया है, 1.9। कोई भी सख्त कानून छोड़ के ही ये हुआ है। उत्तर प्रदेश में वो 2.5 के आसपास है, थोड़ा सा ज्यादा है 2.1 से, लेकिन वो भी आप 4-5 साल का डेटा आप देखेंगे तो वो लगातार जो है घट रहा है। इसका कारण 2-3 है। सबसे पहले तो आबादी के साथ ना तो कोई धर्म का संबंध है, ना भारतीय होने का संबंध है, कोई भी चीज का संबंध उस तरीके से नहीं है। आबादी के साथ मेनली आपका जो आर्थिक स्थिति है उसका संबंध है। ये आज के तारीख में जितने भी डेमोग्राफर्स है, जो लोग आबादी को लेके काम करते हैं, ये एक सिद्ध आप कह सकते हैं कि ये एक लॉ है कि भाई आबादी का जो फर्टिलिटी रेट का जो बढ़ना या घटना जो है वो आपका आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भरशील है। तो देश तरक्की कर रहा है, देश का लोगों का जो सोच है वो बदल रहा है, लोगों का जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज है वो जो है बढ़ रहा है। इसके चलते जो फर्टिलिटी रेट है, लोग अभी समझ चुके हैं कि हमारा 2 बच्चा हो या 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो तो हम उनको ठीक से हम पढ़ाई लिखाई करा पाएंगे, उनको हम स्कूल कॉलेज भेज पाएंगे, नौकरी वगैरह का हम जो है निश्चित कर पाएंगे। ज्यादा हो जाने से नहीं होगा कर पाएंगे। अब ज्यादा कैसे होता है, कैसे घटाता, कैसे इसको घटाया जाए, ये सब के बारे में सरकार बहुत सालों से यहाँ पे आपका लोगों का जो चेतना है वो बढ़ाने का काम कर रहा है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, कैसे हम जो है जन्म नियंत्रण कर सकते हैं बगैर लोगों को जाके
प्रेशराइज करके या लोगों को जबरदस्ती नहीं, लेकिन लोगों को अपने आप में अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाने से। लड़कियां भी पढ़ाई लिखाई कर रही है, जो हमारे घर के माँ बेटियां हैं वो अभी बाहर निकल रही है, उनका भी अपना सोच है, वो भी अपना जिंदगी अपने तरीके से बिताना चाहती है, जिसके चलते ये एक अच्छा हमारा देश का तरक्की का एक अच्छा मिसाल है कि हमारे देश में ये जो फर्टिलिटी रेट है वो लगातार घट रहा है। और इसके लिए हमको कोई अलग से कानून लाने का जरूरत है। असम का डेटा भी मैं आपको बोला, वहां पे 2 से कम हो गया, और कितना घटा हो गया। आप तो और घटाने से तो पॉपुलेशन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाएगा, वो तो कोई चाहता नहीं है। पॉपुलेशन का एक बैलेंस बना रहे, बहुत ज्यादा भी ना हो लेकिन बहुत कम हो जाने से तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम हो जाए। तो इसमें ये जो मुझे जहां तक लगता है कि बहस जिस पे होना चाहिए आबादी को छोड़ के, वो बहस हमारे देश का एनीमिया का अगर आप डेटा देखेंगे, कितने जो महिलाएं हैं 50%, हाँ, उनका जो एनीमिया का जो हार है, कितने लोगों के पास, कितने लोग मुझे नहीं पता नहीं है एनीमिया का मतलब शरीर में खून कम होना, एनीमिया जिसको कहते हैं, वो बड़ा है। जितने लोगों का जितने प्रतिशत महिलाओं का एनीमिक थी पहले, उससे 2015-16 से हिसाब में 2019-21 के हिसाब से वो बड़ा है। जैसे बच्चों का जो पुष्टि का जो सवाल है, उसका जो इंडिकेटर्स है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो हमारे देश में लोग ठीक से खा पा रहे हैं या नहीं, हमारे देश के लोगों का तंदुरुस्ती कैसा है, पुष्टिकरण ठीक से हो रहा है या नहीं, बहस इस पे होना चाहिए। क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स है ये बहुत अच्छा तस्वीर हमारे सामने नहीं ला रहा है। तो आबादी और प्रजनन दर की बात हो गई, अब चलते हैं लिंग अनुपात पर। कितने लड़कों पर कितनी लड़कियों वाला जो जीके का सवाल है, क्योंकि ये हमारी चिंता का विषय है। हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाने पड़ते हैं। लिंगानुपात वाले मोर्चे से अच्छी खबर है, देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा हैं। पिछले सर्वे में कितनी थी? 991। 1992 के बाद से यह पहली बार हुआ कि लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या बढ़ी। पर चिंता की बात अभी भी एक है, पिछले 5 साल में पैदा हुए बच्चों की बात करें तो लड़कियां अभी भी कम हैं। 1000 लड़कों के मुकाबले 929 लड़कियां हैं। वैसे 2015 के मुकाबले इसमें भी सुधार हुआ है, तब 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां थी। तो यहां पर जो नरेंद्र मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारों की बेटी बचाओ की मुहिम चल रही है वो सफल होते दिख रही है। एक बात और, हम लोगों को लगता है कि गांव के इलाके में लोग कम जागरूक होते हैं तो बेटे की चाह ज्यादा होती है, शहर वाले तो समझदार होते हैं, बेटा बेटी बराबर। लेकिन लिंगानुपात के आंकड़े गांव में बेहतर हैं। सर्वे कहता है कि पिछले 5 साल में जन्मे 1000 लड़कों में शहरी इलाके में लड़कियों की संख्या 924 है, ग्रामीण इलाकों में 931, यानी गांव में ज्यादा लड़कियां। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में और भी कई जरूरी बातें हैं, जैसे देश में 6 साल या उससे ज्यादा उम्र की सिर्फ 71.8% लड़कियां स्कूल जाती हैं। 15 से 49 साल की उम्र की लगभग आधी महिलाओं में एनीमिया की दिक्कत है। ये हैं वो असली मुद्दे जिन पर हमारा और आपका खून खौलना चाहिए, जिन पर सरकारों की जागरूकता दिखनी चाहिए। हमारे देश में महिलाओं में एनीमिया है, कमजोरी है, उनके पोषण की चिंता करनी चाहिए घरों को, परिवारों को, समाज को और सरकारों को। बहुत सारी जानकारियां हैं इस सर्वे में, सब कुछ एक बार में तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन लल्लन टॉप पर अलग अलग खबरों और वीडियो के जरिए आपको इस सर्वे के बारे में पता चलता रहेगा। कुल मिलाकर सर्वे से ये बात समझ आती है कि सरकारों को जनसंख्या वृद्धि पर हल्ला करने के बजाय ज़रूरी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, लोगों को जागरूक करें, लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर खूब ध्यान दें। उम्मीद है कि केंद्र सरकार के इस सर्वे से राज्य सरकारें और केंद्र सरकार खूब सबक लेंगी। आज के शो में इतना ही। आखिर में कू की राय, पर उससे पहले बधाई। आज हमारे शो के शुरुआती दौर से ही जो प्रोड्यूसर हैं, जो कई दफ़ा यहाँ आकर मेरी गैर मौजूदगी में एंकरिंग भी करते हैं, ऐसे हमारे साथी निखिल वाट का जन्मदिन है। तो निखिल जी को पूरे लल्लन टॉप परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी जन्मदिन की खूब खूब बधाई। अब कू की राय। हमने पूछा, जनसंख्या वृद्धि के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार बताना क्या सही है? 78% लोगों ने कहा हाँ, और नहीं कहने वाले हैं 22%। इसीलिए कहते हैं वोटिंग का सत्य एक होता है, तथ्यों का सत्य अलग होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सत्य और तथ्य की खोज जारी रखिए। शुभ रात्रि।